हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन नवमांश में कैसा होता है करके। तो देखिए, वीनस और सैटर्न ये बहुत कुछ हमारी जो लाइफ होती है, बेसिकली हमारी जो मैरिड लाइफ होती है या तो फिर ओवरऑल हमारा जो रिलेशनशिप जो भी हमारे अपोजिट सेक्स के साथ होता है वो डिफाइन करता है, क्योंकि वीनस प्यार होता है और सैटर्न जो कि स्टेबिलिटी होता है। अब देखिए, काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि सैटर्न हमेशा वीनस के लिए एक तरीके से एनिमी टाइप काम करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। हमेशा सैटर्न वीनस के फेवर में रहता है और वीनस हमेशा सैटर्न के फेवर में रहता है। बट ये कभी भी आप मत समझिए कि वीनस वीनस का एनिमी सैटर्न बिहेव करेगा, ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा होता नहीं है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि दोनों देखिए राक्षस गण में आते हैं। अगर आप इनके रिलेटेड स्टोरीज भी पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे या आप नॉर्मली लाइफ में भी चीज़ों को देखोगे, हमेशा सैटर्न जो कि वो वीनस के फेवर में ही रहता है। इसका एक सिंपल उदाहरण अगर दूँ तो देखिए, कानून जो होता है, कानून क्या होता है? सैटर्न होता है। आप जब भी देखो, वुमन अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व होगी, एक मैन एंड एक वुमन है, अगर इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब कोई भी हो सकता है, आप जैसे ही कानून के पास जाओगे, कानून का झुकाव हमेशा पहले वुमन के साइड रहेगा। आप हमेशा देख लेना, भले ही वुमन रॉन्ग हो, राइट हो, वो तो ऑब्वियसली बाद में पता चलेगा कि कौन राइट है या कौन रॉन्ग है, बट आप हमेशा देखना सैटर्न यानी कि जो कानून है वो हमेशा वुमन के फेवर में ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा देखिए मिथ है कि सैटर्न हमेशा वीनस के अगेंस्ट होता है करके, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे थे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं नहीं। अगर आप चीज़ों को सही से समझो, अगर सही से एनालाइज करो, सैटर्न हमेशा वीनस के फेवर में ही रहता है। और दूसरी चीज़ें, सैटर्न एग्जॉल्ट कहाँ हो रहा है? अगर सिंपल सा ही आपको अगर समझना है, सैटर्न एग्जॉल्ट कहाँ हो रहा है? वो वीनस के घर में ही एग्जॉल्ट हो रहा है। उसको दिग्बली वो कहाँ पे हो रहा है? वीनस के घर में ही वो दिग्बली हो रहा है, यानी कि जो सेवन्थ हाउस होता है। तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए कि सैटर्न वीनस के अगेंस्ट होता है करके। अब हमें समझना है कि सैटर्न वीनस जो कंजंक्शन है वो नवमांश में कैसा बिहेव करता है, क्योंकि हम D1 की बात नहीं कर रहे, D9 की कर रहे हैं। तो देखिए, D9 में जब भी देखिए सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन होता है, तो ये एक चीज़ देखिए कंफर्म करता है लाइफ में कि आफ्टर लाइफ, मतलब कि आपके डेथ के बाद भी आपको याद किया जाएगा, और काफ़ी हद तक आपको सम्मान से याद किया जाएगा, ना कि आपके बुरे कर्मों के लिए याद किया जाएगा। आपके आपने जो अच्छे लाइफ में कर्म किए हैं उसके लिए आपको याद किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हो जिस वजह से लोग आपको याद करेंगे। ऐसे वेले थोड़ी है आपकी आपको कोई भी याद करेगा। कितना एफर्ट लाइफ में लगाना पड़ता है जो हम जीते जी लोग हमें प्यार करें। जीते जी हम अपना पीआर लगा देते हैं, सारा कुछ लगा देते हैं, तब जाके रिकॉग्निशन काफ़ी टाइम पे मिलता है। एक तो ऑर्गेनिक लव होता है लोगों का, एक होता है कि आपने पुश किया है लोगों को लव करने के लिए। बट ये जो प्लेसमेंट है आपकी नवमांश में, खास करके फर्स्ट हाउस, त्रिकोण, केंद्र में कहीं पे भी आ जाए, ये मेक श्योर करता है कि आपके डेथ के बाद भी आपका नाम रहेगा, यानी कि आप एक तरीके से अमर होगे लाइफ में। तो ये प्लेसमेंट, एक ये जो कंजंक्शन है ये आपके नवमांश में एक चीज़ ये आपको देखिए कंफर्म करता है। दूसरी चीज़ है, ये प्लेसमेंट पर्सन को हाईली स्पिरिचुअल करता है। हो सकता है कि आप पहले फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्री थे, फ्लैम्बॉयंट थे, अपने हिसाब से करते थे चीज़ों को, सही गलत का ज़्यादा आपको लेना देना नहीं होता था। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे आप 30s में आते हो, आप देखोगे कि अपने में वो चेंज आ रहा है। वो चेंज काफ़ी टाइम पे ये कंजंक्शन के थ्रू आ रहा है कि एक तरीके का बिलीफ, देखिए बिलीफ कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी रिलीजन के हो, आप गॉड में आपका बिलीफ है कि नहीं, आपका एक विचारधारा आपकी कंफर्म हो जाती है और उस विचारधारा को आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो, तो वही बिलीफ सिस्टम होता है। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल एंगल ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जो पर्सन नास्तिक होता है वो आस्तिक बनने लग जाए। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो जाए जहाँ पे उसे आस्तिक बनने पे मजबूर किया जाए, ऑर्गेनिकली, मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके यूनिवर्सली। ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। बट एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम किसी ना किसी चीज़ को लेके बनता है। और ये जो कंजंक्शन होता है, अब अगर मैरिड लाइफ की भी, ऑब्वियसली जब इसकी बात हो रही है तो मैरिड लाइफ की आएगी ही। तो मैरिड लाइफ में देखा गया है कि देखो, आप खास करके पहले मेन से शुरू करते हैं। जो भी मैन की कुंडली में यह है, वुमन आपको हमेशा सीरियस मिलेगी, वुमन आपको हमेशा लॉजिकल मिलेगी। आपकी वाइफ जो भी रहेगी वो लॉजिकल रहेगी और वो चीज़ों को हमेशा
ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एन एग्जांपल आपको कहीं घूमने जाना है, आपने बोला चलो समर वेकेशन के लिए यहाँ जाते, उसने बोला अरे हाँ चलो समर वेकेशन के लिए यहाँ जाते, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगी पहले कितना यहाँ का बजट हो रहा है, अच्छा वहाँ का बजट देखते हैं, अच्छा ये वाला ऐप है यहाँ से करने से अच्छा है ये वाला ऐप में करते हैं। ये सारा जो मेल जोल करके वो फाइनली डिसाइड करेगी, आपको बोलेगी कि हाँ हमें अब यहाँ पे ही जाना है, या तो फिर दूसरे ऐप से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो हम वहाँ से जाएंगे। तो ऐसा वाइफ आपको मिलेगा। तो आप जो भी लाइफ में जो भी चीज़ें करोगे उसमें हमेशा वाइफ का ओपिनियन लेना यहाँ पे काफ़ी टाइम पे सही होता है। खास करके तुला राशि में आ जाए, देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक प्लेसमेंट है आपका वीनस एंड सैटर्न का एसेंडेंट में तुला राशि में, तो ये वन ऑफ द बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि मैरिज के बाद लाइफ ग्रो करेगा, प्रॉपर्टी वाइज ग्रो करेगा, फेम वाइज ग्रो करेगा। अगर आपको फेम की इच्छा है, आप ऐसे कोई जगह पे हो जहाँ पे फेम आने के चांसेस बहुत है, तो ऐसा प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से लाइफ में फॉर्च्यूनेट बनाएगा। मतलब कि आपका जो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट रहेगा। देखिए फॉर्च्यूनेट और देखिए हम कहते हैं ना कि ज़रा सा चूक जाना, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे ना आपका नंबर लग जाएगा और आप ज़्यादा फॉर्च्यूनेट बन जाओगे लाइफ में। देखिए सब में स्किल्स होते हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम एबिलिटी होती है, बट फॉर्च्यून हमें चेंज करता है ना। अगर अब मैं 5 BHK में रह रहा हूँ या मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, तो वो मेरा फॉर्च्यून के ऊपर पूरा डिपेंड हो रहा है कि मेरा फॉर्च्यून किस तरीके से है, कहाँ पर मुझे पैसा बनाने का मौका मिला और मैंने बना लिया, कहाँ पे नहीं मिला उस वजह से या मैंने लॉस कर दिया। तो उसी तरीके से ऐसे जब प्लेसमेंट्स होती है ना कुंडली में, तो फॉर्च्यून हमेशा ज़्यादा होता है। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि 20s में जब हम देख लेते हैं कि यार हमारा लॉस हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, बट ये हमारे कंजंक्शन है। अरे आप देखो कि आपका ट्रांजिट क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रहा है, वो आप देखिए। अगर मेरा 2 साल ख़राब हो गए हैं तो वो मेरा ज़िंदगी डिफ़ाइन नहीं करेगा, वो मेरा ओवरऑल कुंडली डिफ़ाइन नहीं करेगा। मेरी ओवरऑल कुंडली कुछ और कह रही है। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छी बातें कर देता हूँ ना कि वो एक्सपेक्टेड नहीं है कुंडली में, तो वो प्रेजेंट से अपने आप को तोल रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट से तोल रहे हैं, क्योंकि उनका हो सकता है कि ढैया चल रहा हो या 7.5 ही चल रहा हो और उसमें केतु की महादशा या राहु की महादशा, तो वो तो वैसे ही लॉस्ट है। उनको अगर बोल दो कि नहीं यार ओवरऑल आपकी ज़िंदगी तो अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल कुंडली तो अच्छी है, ये तो टाइम पीरियड है, तो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है एकदम से और उससे लगने लगता है, क्योंकि वैसे ही वो हम कहते हैं ना कि 10 कदम पीछे जा चुका है और उसको कोई पॉजिटिव बात भी बोल दी जाए तो उसे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा देखो कि कुंडली में क्या है, ट्रांजिट छोड़ दो, ट्रांजिट में आपको देखना है कि अरे हाँ इस टाइम पीरियड करना क्या है, इस टाइम पीरियड में कैसा रहेगा चीज़ें, महादशा में अच्छा ओवरऑल महादशा कैसे जाने वाली है, बट ओवरऑल कुंडली को हमेशा समझने की कोशिश करो। तो वैसे मैं कह रहा हूँ जब ये वीनस सैटर्न कंजंक्शन होता है, जैसे कि मैंने कहा कि तुला राशि होता है, जैसे हम कहते हैं कि नवमांश में कैंसर एसेंडेंट, तुला राशि एसेंडेंट एंड पाइसेस एसेंडेंट, ये बहुत अच्छा एसेंडेंट माना जाता है, शुभ एसेंडेंट माना जाता है। अगर आपका नवमांश में एसेंडेंट आ गया, दैट मीन्स सेकंड फेज ऑफ लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, नाम बनाने का मौका मिलेगा। आप हमेशा ऐसे पर्सन रहोगे जो सामाजिक कार्य करते हुए पाओगे, और सामाजिक कार्य वही आदमी करता है जिसने अपने लिए कुछ किया होता है और उसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती है, इस वजह से वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। अगर ये प्लेसमेंट देखिए, मैंने कहा त्रिकोण केंद्र में आ जाए D9 में, ये बहुत लकी एक तरीके से प्लेसमेंट होता है। अब अगर हाँ अगेन मैरिड वाली लाइफ में आ जाते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती है, मैं काफ़ी टाइम पे हुई एक इन सिंक नहीं बोलता हूँ, बट हाँ याद आ जाता है तो मैं वो अपने इस वीडियो में डाल देता हूँ, एक्स्ट्रा थोड़ा डाल देता हूँ। तो मैरिड लाइफ में वुमन आपको ऐसे ही मिलेगी जो बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, बट यही है आपको हमेशा इन चेक रखेगी, मतलब कि कम से कम नुकसान होने से आपको बचाने की कोशिश करेगी। बट ये है कि लाइफ में फॉर्चून बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ है ये प्लेसमेंट देखोगे कि कुछ लोगों में काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि ये प्लेसमेंट जो है ना उनकी एज डिफाइन नहीं कर पाता, एज जाता हुआ नहीं दिखाई देता पर्सन में, वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा जवान दिखेंगे। उनका नेचर काफ़ी प्रैक्टिकल एंड सीरियस एंड मैच्योर होगा, बट काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि एक एज को उन्होंने पकड़ा है तो वो वैसे ही दिख रहे हैं, मतलब कि 40s में भी ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे वो 30s में दिख रहे थे। काफ़ी लोगों में देखा गया है ये होता हुआ। दूसरी चीज़ है, मैरिज अगर अच्छी भी नहीं चलती तो ये जो कंजंक्शन है ना काफ़ी टाइम पे मैरिज को ख़त्म करने से पहले रीथिंक करने पे मजबूर करती है। इसीलिए ये कंजंक्शन को काफ़ी टाइम का कहा जाता है कि भले ही आपकी मैरिज आपने कर ली, 5 साल आपके ख़राब हो गए हों, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, फिर भी अगर ये जो सैटर्न वीनस है ना, ये मैरिज को चांस देते देते वो मैरिज बाद में प्रॉस्पर करने लग जाता है।
काफ़ी टाइम पे वो मैरिज अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। इवन कुंडली अगर आपके देखिए आपका D1 D9 में भी अगर उतना अच्छा नहीं है आपका प्लानिटरी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में, थोड़ा हैम्पर्ड है 7th हाउस, ऐसा है कि कभी भी मैरिज आपका ख़त्म हो सकता है। बट ये जो कंजंक्शन है काफ़ी टाइम पे ये बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखती है, ये कंजंक्शन मैरिज को पकड़ के रखती है और फाइनली उस मैरिज को चलाने लग जाती है, धक्के वक्के मार के वो मैरिज पटरी पे आने लग जाती है। अब अगर देखिए वुमेन्स का भी यहाँ पे देखना चाहिए कि ये जब प्लेसमेंट होता है तो देखिए एक चीज़ तो है कि आप देखोगे कि आप एक स्पिरिचुअल एंगल पकड़ोगे मैरिज में, आपका एक गॉड लविंग नेचर बन जाता है। काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि कृष्ण भगवान से पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज होने लग जाता है, वुमेन्स में काफ़ी ये देखा गया है। या ओवरऑल उनका कोई इष्ट देव है, बट कृष्ण जी को देखा गया है कि काफ़ी क्लोज होने लग जाते हैं। अगर ये कंजंक्शन जैसे वुमेन्स में देखा गया है कि 8th हाउस में आ जाता है तो वो काफ़ी टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस काफ़ी करते हैं। अगेन 6th हाउस में आ जाता है तो सामाजिक कार्य में काफ़ी लग जाते हैं, एनजीओज में आप कह लीजिए, किसी भी तरीके के वेलफेयर में चीज़ों में जो सोसाइटी के होते हैं उसमें काफ़ी लग जाता है पर्सन। अगर 7th हाउस में रहता है तो ऑब्वियसली एक फेम का कारक बनता है, वेल्थ का कारक बनता है। बट वुमेन्स में अगर देखिए आप में ये कंजंक्शन है तो आप अगर वर्किंग हो तो वर्किंग हमेशा जारी रखिए। अगर कोई मेरे 20s का ये वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज भी आपको काम करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं आफ्टर मैरिज वो हाउसवाइफ बन जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है ऐसे कंजंक्शन में अगर नवमांश में वुमेन्स में आ जाए करियर ग्रोथ का। तो जब भी देखिए अगेन त्रिकोणिया आपका देखिए त्रिकोणिया केंद्र में होगा तो ऑब्वियसली ये गुड रिजल्ट देगा। इवन 6th हाउस में रहेगा, 11th हाउस में रहेगा तो ये आपको ओवरऑल बहुत गुड रिजल्ट देगा। और आप देखोगे कि आपके शादी के बाद आपका करियर यानी कि मिड 30s में जब जा रहे हो ना, आपका एक करियर में रियल बूम आएगा। और अगर ये कंजंक्शन आपके देखिए 12th हाउस में आ जाता है, 7th हाउस से रिलेशन बनाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस बनता है कि आप आफ्टर मैरिज अपने होमलैंड को छोड़ दो। तो ऑब्वियसली इसमें भी राहु को देखना पड़ेगा, महादशा ट्रांजिट का भी इसका उसका भी एक खेल आ जाता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये कंजंक्शन बहुत अच्छा है। कभी कभी मैरिज ड्राई लगता है बट सस्टेन करता है, काम करने पे मैरिज में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे इस कंजंक्शन के साथ पेशेंस में काम करना ज़रूरी है। जो भी 20s में हो, 20s में जिसकी मैरिज होगी पेशेंस रखिए। 30s लेट 30s में ये कंजंक्शन रियली गुड रिजल्ट्स देगा। तो होपफुली ये वीनस एंड सैटर्न का कंजंक्शन आपको समझ आ जाएगा होगा नवमांश में कैसा रिजल्ट देता है करके। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने देखिए दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उस नंबर पे कॉल मत कीजिए। लोग से हाथ जोड़ के मेरा अनुग्रह है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं उठाऊंगा नहीं। क्योंकि बहुत लोग कॉल करने लग जाते हैं, फिर मैं कहाँ पे हूँ, काफ़ी टाइम पे कंसल्टेशन के टाइम आप कॉल करने लग जाते हो तो फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो थोड़ा प्लीज़ आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए, व्हाट्सअप ही कीजिए मुझे, तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे तुरंत जवाब भी दे देता हूँ। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।